स्टॉक मार्केट्स में आईपीओ का मेला लगने जा रहा है। इस आईपीओ मेले का रंग भी अनोखा है। कोई टाटा ग्रुप की कंपनी है तो कोई ग्रीन एनबीएफसी है। जी हां, टेक्नोलॉजी, एनबीएफसी, कंज्यूमर प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनियां प्राइमरी मार्केट्स में उतरी हैं। ऐसा कम ही होता है कि जब एक साथ 5-5 आईपीओ खुल जाएं। आईपीओ की ऐसी झड़ी से निवेशकों की दरअसल मुश्किलें जो हैं बढ़ जाती हैं। उनके सामने ढेरों सवाल होते हैं। मसलन पैसा कहां लगाना है, किस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है पर किस मूल्यांकन पे है, वैल्यूएशंस के लिहाज से कौन ज्यादा खरा उतर रहा है। ये सब सवाल हम सबके जहन में बट ऑब्वियस से आएंगे। तो ऐसा करा, ये आईपीओ की झड़ी लगने की तैयारी हो रही है तो उससे पहले एक शो लॉन्च कर दिया जाए आईपीओ पंच नाम से। अरे इस शो के लिए कोई भूमिका बांधने की मुझे जरूरत है नहीं, बहुत ऑब्वियस था। 5-5 आईपीओ खुल रहे हैं भारतीय बाजारों में। हम सबके जहन में बहुत सारे सवाल हैं जो प्रोड्यूसर साहब ने लीड इन के तौर पे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी कर दिया। सब्सक्राइब कि अवॉइड, और हम रिटेल की जेब में लिमिटेड पैसा भी है। 5 आईपीओ में सब्सक्राइब तो हो नहीं सकता अगर करने को एक्सपर्ट्स कहें तो उसका पैकिंग ऑर्डर क्या है, ये सब टटोलेंगे शो के दौरान और कोशिश करेंगे समझे हम और आप ये कंपनीज का आईपीओ रिलेटेड स्नैपशॉट्स, डिटेल्स क्या है, समझें बिजनेस मॉडल्स कैसे हैं और समझें फाइनेंशियल्स कैसे खड़े हुए हैं। तो कुछ क्विकली अब 5-5 कंपनीज निपटानी है, समय कम है मेरे पास। अब फ्रंट शुरुआत करूंगा। हमारे साथ मदद करने के लिए बाजार के 2 जाने माने प्राइमरी मार्केट्स के एक्सपर्ट्स हैं। आमतौर पर सेकेंडरी मार्केट्स में भी इनसे चर्चा होती है पर ये दोनों ब्यूटीफुली प्राइमरी मार्केट्स को भी ट्रैक करते हैं। इसीलिए इन दोनों से रिक्वेस्ट करी थी और मैं जानता हूं इन्होंने 5 आईपीओ टटोले होंगे, तो इसीलिए इनसे रिक्वेस्ट करी। अदरवाइज बाकी एक्सपर्ट्स को कहता हूं तो वो पढ़ के आते हैं जिन जिन आईपीओ से हमें बातचीत करनी है। हालांकि इनमें से हर आईपीओ पे एक के पास जाऊंगा बातचीत करने के लिए, कोई मैंने ऑर्डर डिसाइड नहीं किया है। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और एसएमआईएफ के शरद अवस्थी। आज कलर कोडेड आप दोनों आए, बात हुई थी क्या दोनों के बीच में? पर जो भी है दोनों कलर कोडेड आपको नजर आएंगे आपकी स्क्रीन पे। शुरुआत कर रहा हूं। पहले एक काम करा, अब कैसे ऑर्डर डिसाइड करूं, तो पहले तो जो आईपीओ सबसे पहले अकेले खुल गया है उसकी चर्चा कर ली जाए और उसके बाद अब जो अगले 4 आईपीओ खुलेंगे उनमें साइज के हिसाब से अपन चलेंगे। जिसका साइज आईपीओ का ज्यादा बड़ा उससे शुरुआत करेंगे। तो पहले आज जो आईपीओ खुला है वो लेकर आइए स्क्रीन पे। इरीडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। आईपीओ रिलेटेड स्नैपशॉट्स आपकी स्क्रीन पे आने शुरू हो जाएंगे। थर्सडे को ये आईपीओ बंद होगा। 30 से 32 रुपए का प्राइस बैंड है। कुल मिलाकर 2150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें कुछ फ्रेश इशुएंस है, कुछ ऑफर फॉर सेल है। पहले समझा देता हूं क्विकली ये है क्या। वो जो प्रोड्यूसर साहब ने लिखा भी था अपने लीड इन के तौर पे कि एक प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, इनफैक्ट लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी इस देश की। इरीडा जो है ये सोलर, विंड, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ये सब इनके लिए लेंडिंग करती है। सरकारी कंपनी है, कैटेगरी 1 मिनी रत्ना कंपनी है। भारत सरकार इसकी प्रमोटर है और जो ओएफएस की बात करी मैंने, मौजूदा शेयरधारक बेचेंगे, सरकार का 100% स्टेक है वो रिड्यूस होकर आ जाएगा 75% पे। और जो फ्रेश इशुएंस है वो अपने कैपिटल को ऑगमेंट करने के लिए इस्तेमाल करा जाएगा। कुल मिलाकर 8,100 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप टारगेट करा जा रहा है इस आईपीओ के जरिए। आस्था, पहले आपके पास आता हूं। इरीडा कितना ब्राइट लगता है आपको इस कंपनी का फ्यूचर, आस्था, और क्या सलाह है? सब्सक्राइब करवा रहे हो या नहीं? गुड आफ्टरनून आशीष। जी बिल्कुल, सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा लगता है क्योंकि प्योर प्ले ग्रीन एंड फाइनेंसिंग एनबीएफसी है और इस तरह की जो कंपनी है वो देखा गया है कि इनफैक्ट फॉरेनर्स को भी काफी पसंद आती है क्योंकि आप देखिए इसमें आरबीआई के डायरेक्टिव जब रहते हैं कि आप पूरा क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करो तो ये काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स काफी लाइमलाइट में आ गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्योंकि हमारी भारत सरकार का भी
पूरा यही अभी एम्फेसिस है कि इस तरह की कंपनियां ज्यादा से ज्यादा आए फोकस में। तो मुझे इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं और लिस्टिंग पे भी क्योंकि रीजनेबली प्राइस्ड है, 1.09 ये प्राइस टू बुक पे आ रहा है। इसमें मैंने पोस्ट इश्यू बुक वैल्यू कैलकुलेट करके मैं बता रही हूँ, तो वो भी मुझे रीजनेबली प्राइस लगता है। और इनफैक्ट प्राइस बैंड जो है वो भी एक रिटेलर को अट्रैक्ट करने वाला है क्योंकि 30 से 32 का है। सो सभी पैमाने पे बढ़िया लगती है, लगाने की राय है। एक और चीज आशीष, ये भी हमें देखना है कि इश्यू साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर इश्यू साइज बड़ा नहीं होगा तो अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसमें ये इश्यू साइज अभी तक जो भी आईपीओ आ रहे हैं उसमें दूसरे नंबर की कंपनी जिसका कि इश्यू साइज बड़ा है, तो यहाँ पे अगर लगाएंगे तो अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से यहाँ पे ब्राइट रहेंगे, क्योंकि छोटे इश्यू साइज में अलॉटमेंट के चांसेस कम होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स अलोकेटेड कम होते हैं। तो उस हिसाब से भी मुझे ये अच्छा लगता है, मैं लगाने की सलाह दूंगी इस आईपीओ में। लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही पर्सपेक्टिव से लगाया जाए। भैया ये सरकारी कंपनी तो पसंद आ रही है, चाहे वो लिस्टिंग गेन्स के लिहाज से हो, चाहे वो लंबी अवधि के लिहाज से। सब्सक्राइब किया जा सकता है और एक प्लेट रखिएगा पीयर कंपैरिजंस की। सरकारी कंपनी, फाइनेंसिंग का काम, तो इसके लार्जली पीयर्स हैं पीएफसी और आरईसी, उनके साथ ज्यादातर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैंने कंपैरिजंस ड्रॉ कर दिए हैं। एनआईएम्स यानी कि मार्जिन्स कैसे कमांड करेंगे, नेट एनपीएस कहां करें, ये आरईसी, पीएफसी, और लास्ट में इरिडा आपको नजर आएगा। और प्राइस टू बुक, हम इस तरह की कंपनी इसको पीई नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। और बिल्कुल सही का 1.09 टाइम्स यानी कि वैल्यूड एट बुक कह लीजिए, ये कंपनी ऑफर करी जा रही है। इसीलिए थोड़े से वैल्यूएशंस का कंफर्ट भी है, बिजनेस भी इंटरेस्टिंग है, और शायद इसीलिए सरकारी कंपनी में सब्सक्राइब करने की सलाह। और एक अच्छी बात यह है कि सरकार एक ही झटके में होल्डिंग रिड्यूस करके 75% के थ्रेशोल्ड पे ले आएगी, तो नियर टर्म की तलवार नहीं लटकी रहेगी एटलीस्ट कि फिर से कोई ओएफएस जल्दी या सरकार हिस्सेदारी बेचेगी। बेचे ना बेचे, 75% का वो सेबी के नियमों का पालन हो जाएगा इस ऑफरिंग के जरिए। रखिए भाई, थम्स अप आ गया है। अब चलते हैं जो एक साथ एक ही दिन में 4-4 आईपीओ खुल रहे हैं, उसमें जो सबसे मच टॉक्ड अबाउट आईपीओ है टाटा टेक्नोलॉजीज। लाइए उसकी डिटेल्स पहले स्क्रीन पे। वेडनेसडे खुल के फ्राइडे को ये इश्यूएंस बंद होना है। 475 से 500 रुपए का प्राइस बैंड है, 3042 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेंगे, और ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है प्रमोटर्स और कुछ इन्वेस्टर्स के द्वारा, यानी कि कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आएगा। कहने के लिए तो एक्चुअली ये पहला मेजर आईपीओ है इस साल का, और आपने कई जगह पढ़ा होगा टाटा ग्रुप के बेड़े से 2 दशक बाद, 20 साल बाद। दरअसल साल 2004 में टीसीएस का लास्ट आईपीओ आया था, तो बिल्कुल सही है, 2 दशक हो गए। 2023 में हम खड़े हुए हैं, उस ग्रुप की तरफ से अब 2 दशक बाद एक पहली ऑफरिंग आती हुई प्राइमरी मार्केट्स में। यह कंपनी इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करती है, खास तौर पे ऑटोमोटिव, उसके अलावा एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल्स वगैरह अपनी जगह। टाटा मोटर्स इसकी पेरेंट है। कुछ समय पहले खबर आई थी 9.9% स्टेक आईपीओ से पहले बेच रहे हैं, तब वो बेचा था मेरे ख्याल से टीपीजी राइस क्लाइमेट को। 65% के आसपास हिस्सा है और रिड्यूस हो जाएगा इस आईपीओ के बाद, 53-54% पे टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी पहुंच जाएगी। बहुत चर्चा में शरद अवस्थी साहब, आपके क्लाइंट भी फोन करके पूछ जरूर होंगे टाटा टेक्नोलॉजी साहब करना क्या है, क्या व्यू बन रहा है इस कंपनी पे। एक तो थोड़ा सा धंधा समझाते हुए आप लोग का हाउस कॉल क्या है। देखिए, एकमात्र कंपनी है जो स्क्रैच से डेवलपमेंट चालू करके एक मॉडल के सेल्स तक, जो फाइनल प्रोडक्शन होके सेल्स तक का जो प्लान है वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक यूनिक पोजीशनिंग है, इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो ये पूरा काम करती है। बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि टाटा एलेक्सी से इसमें फर्क क्या है, तो ये एक बड़ा फर्क है कि ये पूरा प्रोसेस मैप करने वाली अकेली कंपनी है। इसके अलावा ER&D में आने वाले समय में ग्रोथ काफी तगड़ा रहना चाहिए। कंपनी जो एरोस्पेस डिवीजन में काम कर रही है उसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। एजुकेशन का भी एक विंग है, वो छोटा सा है अभी, बट जो फिट टू वर्क इंजीनियर्स हैं उनको अपग्रेडेशन के लिए वो जो काम कर रहे हैं वो काफी काबिल तारीफ है, क्योंकि लगभग 20% ही इंजीनियर्स जो क्वालिफाई करते हैं वो लगभग फिट टू वर्क होते हैं इंडियन सिस्टम में। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो वो एड्रेस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो फ्यूचर में भी उनको हेल्प करेगा। एक अट्रिशन रेट का इशू बहुत जगह बात की गई है, बट कंपनी का कहना है कि वो कोविड की वजह से था, ग्रेजुअली वो वापस अपने जो प्रीवियस लोज थे
13 से 15% के आसपास के अट्रिशन पे ले आएंगे, तो वो प्रॉब्लम भी एड्रेस हो जाएगी। मुझे ये लगता है कि एरोस्पेस में एक बहुत बड़ा ट्रिगर है इनके लिए, और इवन ऑटोमोबाइल्स में भी जो होम ग्रुप या टाटा या जेएलआर पे जो डिपेंडेंस थी वो पिछले 10 साल में लगभग 100% से घट के 33% पे आ गई है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो बड़े क्लाइंटल्स इन्होंने एक्वायर किए हैं, जो यूजुअली 3 से 5 साल के होराइजन के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके, वहाँ पे स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है, बट जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं, मुझे लगता है बिजनेस वाइंड अप होने का रिस्क तो बहुत कम है, बट हाँ कुछ क्लाइंट लॉसेस वगैरह का रिस्क एक उसमें रहेगा। बट जिस तरीके का एंगेजमेंट है और जिस तरीके से लोग क्लाइंट्स चुन रहे हैं, मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी कम है कि उसमें आपको बहुत बड़ा कोई लॉस देखने को मिले। और एरोस्पेस जो अभी बहुत मिनिस्क्यूल है टोटल टर्नओवर में, वहां पे जिस टाइप से कंपनी की योजनाएं हैं और जैसे जैसे एयर इंडिया भी उसमें प्लग इन करती है, मुझे लगता है वहां से बहुत बड़ी ग्रोथ भी आने वाले समय में मिलनी चाहिए। ईवीज में बहुत बड़ी ग्रोथ मिलनी चाहिए, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहनी चाहिए। टाटा के ईवी प्लेटफॉर्म में इनका काफी बड़ा रोल रहा है, विनफास्ट में बहुत बड़ा रोल रहेगा, जो इंडिया में भी आने की बात कर रहे हैं, उनको सख्त उन्होंने पिछले 3-4 साल से काम किया है। तो मुझे लगता है 3-4 वर्टिकल्स हैं जहाँ पे ग्रोथ काफी तगड़ी रह सकती है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो 30-35% ग्रो करेगी। ज्यादातर पीएस अब नॉर्मल वैल्यूएशंस पे ट्रेड ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ भी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और लॉन्ग टर्म व्यू काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कंपनी का, ग्रोथ ओरिएंटेड रहना चाहिए, और प्रोमोटर बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ही है। हाँ, एंकर क्लाइंट्स इसके दरअसल दोनों टाटा ग्रुप एंटिटीज, टाटा मोटर्स और उसी का वो जैगुआर लैंड रोवर। तो कुल रेवेन्यूज का 30 से 40% के आसपास, जैसे शरद जी कह रहे हैं, वहां से कंट्रीब्यूशन आता है। इसके पीयर्स को डिस्क्राइब करा था कि अनाप शनाप वैल्यूएशंस पे। मैंने काम कर दिया आप लोगों के लिए। लार्जली लिस्टेड प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं इस कंपनी के? एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS, KPIT टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी, ये हैं इसके पीयर्स। उनके साइज FY23 के रेवेन्यूज रुपीस करोड़ के हिसाब से रख दिए हैं, और वो रहे वैल्यूएशंस। कुछ अनाप शनाप वैल्यूएशंस जो मिल रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे, और क्यों वैल्यूएशंस के फ्रंट पे कंफर्ट नजर आ रहा है, इसीलिए टाटा टेक्नोलॉजीज शायद एक सब्सक्राइब बनता हो। बिजनेस अच्छा है। टाटा मोटर्स, इसका काम समझाने का एक तरीका, टाटा मोटर्स ने जो एग्जिस्टिंग आइस इंजन्स को ईवी में तब्दील करा था, उसकी डिजाइन, उसकी पैकेजिंग, उसका इंटीग्रेशन का काम तमाम ईवी कंपोनेंट्स का, जैसे कि बैटरी, मोटर, चार्जिंग, सॉकेट, ये सारा काम टाटा टेक्नोलॉजीज ने करा था। ये है धंधा इस कंपनी का। खैर, सब्सक्राइब दोनों हो चुके हैं। तीसरे पे लेकर आता हूं, क्विकली चलूंगा इस पे। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज कल खुल के फ्राइडे को बंद होगा। 133 से 140 रुपए का प्राइस बैंड, 1090 करोड़ के आसपास जुटाने की योजना, 600 करोड़ फ्रेश, OFS के जरिए 492 करोड़ रुपीस। एक रिटेल फोकस NBFC, करीब 580-590 ब्रांचेस हैं, MSME लोन्स, गोल्ड लोन्स वगैरह देने का काम, और ये फेडरल बैंक जो लिस्टेड है उसका आम है जो लिस्ट होने आ रहा है। पीयर्स में कोई एप्टस हुआ, IIFL फाइनेंस हुआ, 5 स्टार, मणप्पुरम, मुथूट, ये सब इस तरह की कंपनी जिसके पीयर्स है। आज था क्विकली फेड फाइनेंशियल, जगह फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। पसंद आ रहा है क्या? देखिए, बेसिकली वैल्यूएशन को लेके थोड़ा सा लगता है कि हाईली वैल्यूड है, क्योंकि ये 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आ रहे हैं। ये मैं प्राइस टू बुक वैल्यू जो मैंने बुक वैल्यू करंट ली है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। लेकिन देखिए, ये रिटेल फोकस्ड NBFC सबसे पहले, और MSME के साथ जो इमर्जिंग सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं उस पे इनका फोकस है। इनकी एक बात जो मुझे काफी अच्छी लगी कि ब्रांच एक्सपेंशन उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग किया है। अब देखिए, 359 ब्रांचेस अगर 21 में थी तो उससे 516 22 में, और 516 से 575 के आसपास 23 में। तो ब्रांच एक्सपेंशन जो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, अब वहां से इनको फायदा मिलने लगेगा, और मेरे हिसाब से आगे जाते हुए परफॉर्मेंस इनकी बहुत बढ़िया होगी। दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स देखी जाए तो वो इनकी लोएस्ट है, अगर मैं इनके पीयर्स से इनको कंपेयर करूं। 7.77% के आसपास की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है एज ऑन FY23, जबकि पीयर्स की मोर देन 8 भी है। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स लोअर है, ब्रांच एक्सपेंशन जो कि एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहेगा उसकी वजह से आगे के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। फेडरल बैंक की सब्सिडरी है, प्रमोटर फेडरल बैंक है। तो वैसे तो फंडामेंटल्स सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन वैल्यूएशन के फ्रंट पे मैं इसे लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लेकिन अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव हो तो उसके लिए लगाने की सलाह दूंगी, और अगर ना हो तो चाहे तो बाकी IPOs में भी लगा सकते हैं। तो ओनली फॉर लॉन्ग टर्म ये रिकमेंडेशन रहेगी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के IPO में लगाने की। सब ठीक है, पेरेंटेज अच्छा है, पर हर चीज अच्छी लगती है सही भाव पे।
3 टाइम्स प्राइस टू बुक शायद फिट फाइनेंशियल में कंफर्ट नहीं दे रहा है, ज्यादा छोड़ा नहीं है हमारे आपके लिए। सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म के लिहाज से, यानी कि शायद ये बाजार में खुलने के बाद मौके दे खरीदारी करने के। खैर, सब्सक्राइब है, लॉन्ग टर्म का व्यू आता हुआ। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। दोनों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, 2 और इंटरेस्टिंग आईपीओस खुलने जा रहे हैं। फ्लेयर राइटिंग, जो पेन्स हम लोग सबने शायद इस्तेमाल करे हो कभी ना कभी इसके पेन्स, और एक और इंटरेस्टिंग कंपनी गांधार ऑयल रिफाइनरी, इन पे चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आईपीओ पंच में। दरअसल इस हफ्ते जो 5 आईपीओस खुल रहे हैं उनकी चर्चा हो रही है। अगले 2 आईपीओस पे जा रहा हूं और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हैं। तो मैं गांधार ऑयल रिफाइनरी के साथ शुरुआत करता हूं। वेडनेसडे को खुल के फ्राइडे को बंद होगा। 160 से 169 रुपीस का प्राइस बैंड, 500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेगी। यह कंपनी स्पेशलिटी ऑयल्स और उसमें भी व्हाइट ऑयल्स मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। व्हाइट ऑयल हुआ, वैक्सेस, जेलीज, ऑटोमोटिव ऑयल्स, इंडस्ट्रियल ऑयल्स, ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स वगैरह बनाती है। फ्लैगशिप ब्रांड है दिव्यॉल, उसके अंदर अच्छा खासा मार्केट शेयर है। कंज्यूमर और हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रीज को केटर करती है। भाई अवस्थी साहब, इंटरेस्टिंग सी, और इसको किसी सविता ऑयल, किसी अपार इंडस्ट्रीज, इस तरह की कंपनी शायद कंपेयर करना चाहिए। आपने आई एम श्योर समीकरण बिठाए होंगे, फंडामेंटली कैसी और पैसा लगाऊं नहीं लगाऊं, नाम से पता नहीं, गांधार ऑयल रिफाइनरी। हाँ, प्रेफरेबली गांधारी नहीं निकले, बट नहीं, मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है और डोमिनेंट पोजीशनिंग है मार्केट में। बड़ी कंपनी है, ग्लोबल स्केल पे भी कंपेयर करें तो बड़ी कंपनी है और कैपेक्स का काफी बड़ा फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादातर नंबर्स काफी पॉजिटिव हैं। वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते, 10 के आसपास आपको मिल रहा है, बट जिस तरीके का कैपेक्स और पास में जिस तरीके से उन्होंने कैपेक्स को यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में भी वो यूटिलाइजेशन काफी फास्ट होगा। तो मुझे लगता है एक उम्मीद कर सकते हैं कि अर्निंग्स यहाँ से लगभग डबल के आसपास हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सब्सक्राइब करिए। मेरे हिसाब से अगर अपसाइड के हिसाब से कैलकुलेट करें तो शायद वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ होना चाहिए। पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है, नाम पे मत जाइएगा, मैं भी इंटरनल्स देख रहा था। इंटरेस्टिंग बिजनेस मिक्स, मार्की क्लाइंटेल, इंटरेस्टिंग प्ले। पर हाँ, क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल वो थोड़ा सा वोलेटाइलिटी ले आता है फाइनेंशियल्स में। लास्ट 5वां, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, कल खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 288 से 304 रुपए का प्राइस बैंड, 593 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करेगी। मुंबई बेस्ड ये कंपनी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और उसमें भी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स तो कहने वाली बात, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब राइटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई मेटल पेन, बॉल पेन, रोलर पेन, जेल पेन, ये सब बनाने का काम करती है। ब्रांड्स कोई फ्लेयर, हाउसवा, पियो कदान और जूक्स जैसे ब्रांड्स हैं। और कैपेसिटी, इसके आरएचपी में लिखा हुआ है प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 बिलियन पीसेस एनुअली, बिलियन पीसेस एनुअली बना सकते हैं भाई ये लोग। आस्था, लिखा है कभी बचपन में इसके पेन से? जी बिल्कुल, यूज करा है और अभी भी करते हैं। तो बिल्कुल अच्छी कंपनी है। 9% मार्केट शेयर ओवरऑल, पॉजिटिव बताती हूँ। देखिए, इसकी जो ग्रोथ हुई है, इसने अपनी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है। अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ 5.5% की है तो ये 15% से ग्रो करी है। मार्केट शेयर इनका 9% है और जो वैल्यूएशन ला रहे हैं ये अराउंड 25 टाइम्स है। लेकिन सीएजीआर ग्रोथ, चाहे आप टॉप लाइन देखिए, बॉटम लाइन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, अपने पेयर्स को आउट परफॉर्म किया है। और स्पेशली मार्जिन में तो इसके जो मार्जिन है 19-20% के आसपास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि बिल्कुल पेयर्स से ज्यादा है। मुझे ये बढ़िया लगती है कंपनी, अच्छा ब्रांड नेम है, लगाने की राय है। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, पोर्टफोलियो में रखा लॉन्ग टर्म के लिए तो भी अच्छा कैंडिडेट है। दोनों ही पर्सपेक्टिव से फ्लेयर को हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, लाइए जरा एक पीयर कंपैरिजन की प्लेट ड्रॉ करके रख दी थी मैंने आप लोग के कन्वीनियंस के लिए। किसी लिंक के साथ, किसी कोकियो कैमलिन के साथ, किसी रिसेंटली लिस्टेड सेलो वर्ल्ड के साथ कंपेयर करेंगे। सेलो वर्ल्ड के तो Q1 नंबर्स नहीं आए, तो मैंने सबका FY23 का समीकरण लिया। हाँ, टेबल पे कुछ छिड़ा हो तो नजर आता है फ्लेयर में। काफी वैल्यूएशंस एग्रेसिव हो रहे हैं कुछ बाकी पेयर सेट्स के। ये कंफ्यूजन है। जरा रैप अप प्लेट लाइएगा। जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे
पांचों आईपीओस पे इन दोनों एक्सपर्ट्स के व्यू दिखाइएगा। क्या कंफ्यूजन है, पांचों के पांचों पे एक एक से तो इन लोगों से बातचीत करी थी, व्यू दोनों पे लिए थे इनके, और पांचों पे दोनों के थम्स अप आ रहे हैं, यानी कि सब्सक्राइब करने की सलाह। अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम रिटेल के लिए, इतना थोड़ा ना बचत होती है। प्लेट फ्लिप करिए। एक रिक्वेस्ट और करी थी कि आप अपना पैकिंग ऑर्डर शेयर करिए, जो जो सब्सक्राइब के कॉल हैं उन पे। तो भाई पांचों ही सब्सक्राइब है दोनों के, ये है पैकिंग ऑर्डर। आस्था बेट कर रही है भाई टाटा टेक्नोलॉजीज, उसके बाद किसी इरिडा, उसके बाद किसी फ्लेयर, उसके बाद गांधार, और लास्ट में फेड बैंक फाइनेंशियल। वैल्यूएशन स्ट्रेच थे, शरद अवस्थी साहब भी ऐसे ही मानते हैं। पैकिंग ऑर्डर में लास्ट वही है। अभी उन्होंने कहा था रिटर्न्स के लिहाज से लगता है गांधार सबसे एग्रेसिव हो सकता है, सबसे ऊपर उनकी सिलेक्शन में। इरिडा दोनों का नंबर 2 है, टाटा टेक्नोलॉजीज टॉप 3 में उनके भी शुमार होता है। ये कहानी है, ये है रैप अप प्लेट, ये है उनके पैकिंग ऑर्डर्स। पांचों आईपीओ एक्सपर्ट को पसंद आते हैं। फेड बैंक फाइनेंशियल सबसे वीकेस्ट लिंक हो सकता है उस सब्सक्रिप्शन के ऑर्डर में। होप मदद करेगा ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को अपने आईपीओ चुनने में, सब्सक्राइब करने में। कहां करना है कहां नहीं करना है, आप बेहतर जुडिशियस कॉल ले लोगे। सीएनबीसी आवाज पे इस प्रोग्रामिंग के अलावा मैनेजमेंट सब जुड़ते ही चले जा रहे हैं, उनको भी सुनिए, उसके बाद और फैसला लेने में आपको आसानी होगी। खैर, आस्था जी और शरद जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, ब्यूटीफुली सारा डिटेल से आईपीओ स्नैपशॉट समझाने के लिए, और आप सबका भी धन्यवाद इस खास प्रेजेंटेशन के लिए।